सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और सहेलियों को चंचल वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं आपको भी नमस्कार। और सभी बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं ना, और 3 बजा है, बस हम हाजिर हो गए देखो। और सखियों को थोड़ी जानकारी तो है कि आज किन विषयों पर हम बात करने वाले हैं। नहीं, सबको कहाँ है चंचल। देखो, जो लोग फेसबुक से जुड़े हैं उन्हें तो है, लेकिन जो सिर्फ रेडियो सुन रहे हैं उन्हें तो हम बता ही देना कि वैसे तुम जो जानकारी की जो बात कही कि विषय हम क्या लेंगे इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन मानसून आ रहा है इसकी जरूर जानकारी है। बारिश होगी ही होगी इस मौसम के बाद, जेठ आषाढ़ के बाद, तो उसकी तैयारी क्या कर लें हम, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और आजकल जो जमाना है ना, सब चिट्ठी पत्री तो हो गई है गुम। हाँ जी। और हम ईमेल से सब चीजें करते हैं, संवाद करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। और कुछ चीजें जो केवल बातचीत नहीं होती हैं, औपचारिकताएं होती हैं, जरूरी होती हैं, वो भी करते हैं। तो उसके बारे में क्या क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए उस पर बात करेंगे। हाँ जी। और हाँ जी क्या तुम और करियर का दिन है, मंगलवार है, तो करियर के बारे में जब हम बात करेंगे तो इंटीरियर डिजाइनिंग में करियर हमारी सखियां बना सकती हैं। और भी अन्य श्रोता जो इस क्षेत्र में जाने की रुचि रखते हैं वो इस बारे में जान सकते हैं। बिल्कुल, इंटीरियर डिजाइनिंग क्या है, इंटीरियर डेकोरेशन क्या है, यानी सजावट क्या होती है और किस तरह से डिजाइन किया जाता है, इसमें थोड़ा सा बारीक सा फर्क है, तो इसके बारे में भी बताएंगे। और किस तरह से आप इसे व्यवसाय के तौर पर अपना सकते हैं या बच्चों का भविष्य इसमें आप देख सकते हैं और संवार सकते हैं। अब दिन जो है सखी विशेष में आज हम खिलाड़ी बहन की बात करते हैं ना, तो आज जाहिर है कि जब दिन आ गया तो हमने राही सरनोबत की आज बात करने की ठान ली है, क्योंकि ये निशानेबाज हैं, है ना। निशानेबाजी के खेल से ये जुड़ी है राही सरनोबत, और इन्हीं की बात हम कर रहे हैं। विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पिस्टल निशानेबाज हैं राही। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 2 बार शूट ऑफ से गुजरने के बाद उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। क्या बात है। और राही सरनोबत 30 अक्टूबर 1990 को कोल्हापुर में पैदा हुई और इनके पिता जीवन राव सरनोबत और माता जी हैं प्रभा सरनोबत। राही का शूटिंग करियर साल जो है वैसे कहें चंचल तो 2008 से शुरू हुआ, और उस समय ये बस 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। बोर्ड की परीक्षाएं होने के कारण राही ने अपनी शूटिंग की बात अपने पिता से छुपा ली। भाई होता ही है ना, माता पिता तो चाहते हैं पढ़ाई करो, खेल तो बस खेलोगे कूदोगे होगे खराब वाली, है ना, इसीलिए समय कहावत। इसीलिए कई बार कुछ छुपाकर बच्चे करते हैं, लेकिन ये चीज बहुत अच्छी रही उनके करियर के लिए। जी हाँ, क्योंकि जब परीक्षा में पास हो गई तब उनका थोड़ा सा हौसला बढ़ा और उसके बाद उन्होंने ये जानकारी अपने पिता को उन्होंने दे दी। और इसी बारे में उनके पिता बताते हैं कि 10वीं पास करने के बाद राही ने बहुत सारे स्पोर्ट्स ट्राई किए थे। उसने 10 मीटर पर एयर राइफल शूटिंग और ट्रैप शूटिंग को भी ट्राई किया, लेकिन आखिरकार 25 मीटर की जो पिस्टल शूटिंग ही थी वो उन्हें पसंद आई। और राही के पिता चाहते थे कि वो साइंस विषय को लेकर, इनके विज्ञान विषय को लेकर आगे की पढ़ाई पूरी करें, लेकिन राही की जो इच्छा थी भाई वो तो निशानेबाजी की थी, इसी खेल में आगे बढ़ने की थी। तो आगे की ट्रेनिंग दिलाने के लिए 2008 में निशानेबाजी के जो प्रशिक्षक थे अजीत पाटिल से वो मिले और राही को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार किया। यानी कि देखो, एक पिता की जो जिम्मेदारी होती है उन्होंने बखूबी निभाया। ऐसा नहीं कि उनका मन था कि विज्ञान विषय बिटिया पढ़े तो उन्होंने वही किया। तो भाई जाहिर है कि फिर अजीत पाटिल के प्रशिक्षण ने राही को एक नया ट्रेंड निशानेबाज बना दिया, है ना। और इस बारे में राही के पिता भी बताते हैं ना कि 2006 में क्या हुआ था। 2006 में जब वो 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी राही, उस दौरान उन्होंने एक स्थानीय समाचार पत्र में कोल्हापुर की एक जो निशानेबाज खिलाड़ी थी तेजस्विनी सावंत, उनको 2 स्वर्ण पदक मिलने की खबर के बारे में पढ़ा। इसके बाद राही सरनोबत ने भी निशानेबाजी में ही अपना करियर बनाने की ठान ली थी, और जैसा कि हम बता चुके हैं अपने पिता से उन्होंने ये बात छुपा ली थी क्योंकि 10वीं की परीक्षाएं चल रही थी। तो आज भी राही सरनोबत तेजस्विनी सावंत को ही अपना आदर्श मानती हैं। तेजस्विनी राइफल शूटिंग की खिलाड़ी हैं, लेकिन राही ने राइफल की जगह
पिस्टल शूटिंग को चुना। ना बस छोटा-सा हो गया, बस उसका कहना चाहिए ना आकार थोड़ा-सा छोटा हो गया। राही ने कोल्हापुर में ही सबसे पहले निशानेबाजी की अपना प्रशिक्षण शुरू किया और उसके बाद वो प्रशिक्षण के लिए पुणे आ गईं। राही निशानेबाजी विश्व कप में पिस्टल की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली, जैसा हमने शुरू में ही बताया, पहली भारतीय महिला हैं और 2013 में दक्षिण कोरिया में हुए खेल में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता और इस तरह से अमेरिका में 2011 विश्व कप में कांस्य पदक अपने नाम किया। फिर तो सिलसिला चल निकला। 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में भी राही ने भारत को रजत पदक दिलाया और इसके बाद 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में राही सरनोबत भारत की सबसे कम उम्र की निशानेबाज थीं और 2015 में उनकी कोहनी में चोट लगने के बाद भी वो रियो ओलंपिक में उतरी, लेकिन उनकी चोट बिगड़ने के कारण वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसके बाद भी वो जज्बा था और वो उन्होंने हाँ जी। खेल के मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज की। ये जरूरी है। राही सरनोबत को रेणु जी पढ़ने का भी बड़ा शौक था। बचपन से ही वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहती थी, लेकिन बाद में उनकी रुचि थोड़ी सी कहते हैं ना कि दूसरी तरफ चली गई और वो खेलों की तरफ आगे बढ़ गई। अच्छी बात है ना, इस तरह से हमें ढेर सारे पदक मिल गए। और कुछ उनके और शौक की बात करें तो खाने पीने में वो बिरयानी खाना बहुत पसंद करती हैं। क्या बात है। नीले रंग के कपड़े पहनना उनको बहुत पसंद है और अपना जो खाली वक्त है वो किताबें पढ़कर उसे बिताती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छे साहित्य हमें जरूर पढ़ने चाहिए। बिल्कुल। हम राही सरनोबत के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और जो भी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं उनके लिए उन्हें बधाई देते हैं और हम सबके लिए वो बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। बिल्कुल है। लेकिन उपलब्धियों की तुमने बात की, लेकिन उपलब्धियां तो बताएं हम कि भाई 2010 में स्वर्ण पदक मिला आपको राष्ट्रमंडल खेलों में, जैसा हमने ऊपर बताया ही है अभी पहले। लेकिन इन सब के बाद जैसे एशियाई खेलों में हमने बताया स्वर्ण पदक मिला 2018 में, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। लेकिन ये सारे पुरस्कारों से एक बात ये हो जाती है कि जब इतनी उपलब्धियां मिली तो हमारे देश का जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार उन्हें 2018 में मिला सरकार द्वारा। तो चलिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इसी तरह से वो देश को बहुत सारे पदक दिलाती रहें, देश का नाम रोशन करती रहें। बिल्कुल। और अब सखियों को सुनवाते हैं एक गीत। जिया लागे ना तेरे बिना जैसे प्रीतम हाय, चांदनी बिना रात न भाए। निस दिन मेरा जुल्मी सजन ऐसी पत्तियां बनाए, हाँ जल बैरी मन सुलगे बदन आग सी लग जाए। हाँ निस दिन मेरा जुल्मी सजन ऐसी पत्तियां बनाए, हाँ जल बैरी मन सुलगे बदन आग सी लग जाए। हाँ
ही ऐसा है, ये तो बड़ा प्यारा संगीत चंचल हम लोगों ने सुना, हमारे दोस्त भी सुन रहे हैं कार्यक्रम के माध्यम से। और अब बात जब आती है कि कुछ कर लिया जाए, तो केवल इंटीरियर मनोरंजन डिजाइन मनोरंजन से काम नहीं चलेगा। तो लेकिन काम की बात जब हम करेंगे हुँ, तो करियर की बात हम सखियों को बताते हैं। बिल्कुल, और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इंटीरियर डिजाइनर के रूप में अगर वो करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या-क्या करना होगा, यही आज हम बताने वाले हैं। बिल्कुल। तो रहने या काम करने की जो जगह होती है उसको संवारने का शौक तो बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन दूसरों के लिए व्यावसायिकता के लिए भी ये काम करते हुए एक बेहतर करियर की नींव रखी जा सकती है। तो डिजाइनिंग, कलात्मकता और सृजन का मिला-जुला रूप है इंटीरियर डिजाइनिंग। बिल्कुल, डिज़ाइनिंग का वैसे तो अर्थ आप सब जानते ही हैं, मकान, दुकान हो, ऑफ़िस हो, शोरूम हो, होटल, एयरपोर्ट, मतलब बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे जैसे प्रदर्शनियाँ लगती हैं, हाँ, जहाँ कॉन्फ्रेंस होते हैं, वो सेंटर होते हैं, थिएटर होता है, जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं, जी। टीवी, फ़िल्म स्टूडियो होते हैं और भी बहुत सारी व्यावसायिक जगहें हैं, पार्क होते हैं, उन्हें सुंदर, व्यवस्थित और कलात्मक तरीके से सजाया जाता है। और यही या कह सकते हैं करियर की बात है, इसमें यही किया जाता है। और इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि ग्राहक का जो बजट होता है, उसके मनमाफ़िक काम करके देना होता है। यही इस व्यवसाय की माँग है। और कुछ वर्षों में आप सब देख ही रहे हैं कि किस तरह से इंटीरियर डिज़ाइनिंग में लोगों की रुचि बढ़ी है और लोग चाहते हैं कि किसी बहुत कुशल किसी हस्त हाँ। से उसकी मतलब सजावट करवाई जाए। ऐसा ना हो कि हम अपने मन से कर लें और कुछ गड़बड़ हो जाए, है ना? बिल्कुल, जब हम नया घर लेते हैं तो उसको सजाने-सँवारने का काम हुँ। चाहते हैं कि भई हर चीज़ बहुत मन मुताबिक हो और हाँ, हमारे बजट में हो। बजट में हो, बिल्कुल। और वैश्वीकरण के साथ देश में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव भी रेणु जी बढ़ रहा है। इसके बिल्कुल। अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के देश में आने से कार्यालयों का लुक है वो भी पूरा बदल गया है। वहाँ भी सब एकदम मॉडर्नाइज़ होने लगा जी है, हाँ। आधुनिक होने लगा है। तो ये काम कंपनियाँ अपने दफ्तरों की अंदरूनी साज-सज्जा को ख़ासी अहमियत देती हैं, जिससे काम के मुताबिक डिज़ाइन किया जाता है। इनकी देखा-देखी अब हमारे देश में भी कॉर्पोरेट कंपनियां इसी ट्रेंड पर चल रही हैं जी। और लोगों ने अपने वर्क प्लेस के साथ-साथ पर्सनल प्लेस को भी यानी कि जो अपना निजी जगह होती है, उसको भी खूबसूरत बनाने की वो इच्छा रखते हैं। हाँ, यानी कि जहाँ से आप कोई नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, सिर्फ़ वही नहीं, जहाँ रहते हैं, उसको भी खूबसूरत बनाना चाहते हैं। हाँ, और इन तमाम बातों के चलते इंटीरियर डिजाइनिंग का जो व्यवसाय है, ये बहुत मांग वाला होता जा रहा है। यानी कि बहुत ज़रूरत है इसकी। तो इंटीरियर डिज़ाइनर के रूप में यूँ कह सकते हैं क्योंकि सजावट या सुंदरता की कोई सीमा नहीं होती है, तो आपको दिन-प्रतिदिन एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है, बेहतर से बेहतरीन करना पड़ता है। और इनमें से कुछ आपको बहुत अच्छी लगेंगी क्योंकि कुछ मतलब वही होता है ना कि डिज़ाइन हमेशा नई चाहिए जी। और बेहतर चाहिए। हम जहाँ देखकर जाते हैं लगता है बहुत सुंदर है, लेकिन जब हमें खुद करवाना होगा तो हमें लगेगा इससे भी अच्छा हो तो ज़्यादा बिल्कुल एक अच्छा है। नयापन हम देखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए इस करियर में अपना अगर आप बनना चाहते हैं, इसमें जाना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि इन सारी बातों को जान लें और कहीं न कहीं आपके मन में कुछ नया करने की उत्सुकता भी हो। और इंटीरियर डेकोरेटर और डिजाइनिंग का जो काम है थोड़ा-सा अलग होता है। हाँ। इंटीरियर डिजाइनर और अंतर क्या है इसमें अगर ऐसे हम यूँ शब्दों में समझें तो हर वो व्यक्ति जिसने रंगों और कपड़ों के साथ नए प्रयोग प्रयोग करना उसे पसंद है, तो वो हुँ। इंटीरियर डेकोरेटर बन सकता है। जबकि इंटीरियर डिजाइनर बनने के लिए आंतरिक खूबी के अलावा विधिवत जो शिक्षा है, उसको हाँ। लेने की भी ज़रूरत बिल्कुल, होती है। क्योंकि उसमें माप, जोख सब चीज़ देखनी होती जी। है कि केवल जो हम सजावट की बात अलग हो जाती है। हाँ। आपको रंग संयोजन या कुछ देखने में खूबसूरत लगना हुँ। चाहिए, लेकिन डिज़ाइनिंग जो होती है वो थोड़ी अलग होती है। उसमें अगर घर की अगर हम बात करें या किसी स्थान की बात करें, तो हवा, पानी इन सब का अच्छे से आए, रोशनी आ रही हो, हवा आ रही हो, क्या दिशा है, किस नाप से किस जगह पे कैसा काम होगा, ये सारी चीज़ों की हाँ। जानकारी बहुत ज़रूरी है। एंगल चाहिए, कितनी जगह में आपकी सीढ़ी बन सकती है, नहीं बन सकती। हम हाँ। तो कहते हैं यहाँ सीढ़ी बना दो लेकिन जगह ही ना हो, तो हाँ। कुछ इस तरीके की हाँ, तो वो चीज़ें होती हैं। माप-तोल की वजह से वो बिल्कुल, हो जाता है। तो उसमें बहुत सारी और भी जानकारियाँ चाहिए होती हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के लिए शिक्षा ग्रहण की जाती है, डिज़ाइनर के लिए भी। और वैसे तो देखा जाए तो चंचल जो हम डेकोरेटर होते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। हुँ। डिज़ाइनर वही बन सकता है, लेकिन अगर हम बात करें तो जिसमें अलग-अलग जगहों के अनुसार और वहाँ की ज़रूरतों के अनुसार डिज़ाइन करने की क्षमता हो और साथ ही कम साधनों में कैसे भी किसी भी जगह को सुंदर बनाया जा सकता है, इसका थोड़ा-सा कौशल भी उसके में होना चाहिए। और इंटीरियर डिजाइनिंग में रंग, फैब्रिक, फर्नीचर ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हाँ। रखती हैं। लेकिन इंटीरियर डिज़ाइनर का काम केवल यहाँ तक सीमित नहीं होता।
पेशेवर रूप में यहाँ मस्ती मजाक में भी काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। डिज़ाइनर को डिज़ाइन के लिए इतिहास की जानकारी भी होनी चाहिए कि किस जगह पे आप बनवा रहे हैं, वहाँ के लोगों की रुचि क्या होगी, इतिहास क्या कहता है। और इसके साथ-साथ अगर हम कुछ तारीखी काम भी होते हैं, इसलिए इमारत की जो अखंडता होती है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी कुशलता होनी चाहिए। बिल्डिंग कोड्स, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग्स, ऐसी तमाम चीज़ों की जानकारी बहुत ज़रूरी हो जाती है। इंटीरियर डिज़ाइनर को अलग-अलग क्षेत्रों में डिज़ाइनिंग करने का भी मालूमात होनी चाहिए। हुँ। क्योंकि उसको केवल घर सजाना नहीं होता, बल्कि उसका जो कार्यक्षेत्र है ये बहुत विशाल है। बिल्कुल। उसकी ज़रूरत बिल्डर्स, आर्किटेक्ट और जो विभिन्न सरकारी एजेंसी हैं उनको भी पड़ती है। इसीलिए एक सफल इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के लिए इन सभी क्षेत्रों में काम करने की जानकारी होनी चाहिए, और ये सब सीखने के लिए इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स किया जाता है। जी हाँ। अगर आप ये सोचकर इस कोर्स को सिर्फ़ जॉइन कर रहे हैं कि इसमें कमाई बहुत अच्छी है, तो ऐसा ना सोचें। वैसे तो ये किसी भी व्यवसाय के लिए उचित नहीं है कि आप पैसा देकर जाएँ। आप अपनी रुचि देखें, क्षमता देखें, तब उसमें जाएँ, है ना? क्योंकि आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा पैसा है, तो बेहतर है कि आप अपनी एक तो कार्य का संतोष आप देखें, और दूसरा समाज में किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है, माँग क्या है। तो इस क्षेत्र में आय कितनी होगी, ये क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। हुँ। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर बन गए तो आपको इतना मिलेगा ही। ऐसे हर चीज़ वैसे देखा जाए तो हर जगह है, लेकिन इसमें ख़ास तौर से जैसे कि आपने पहली बात तो कि आपने प्रशिक्षण कहाँ से लिया है, फिर किस कंपनी या फ़र्म के लिए काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट है उसका साइज़ क्या है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो ज़ाहिर है कि आपको बहुत हुँ। अच्छी रकम मिलेगी। और किस जगह आप काम कर रहे हैं, यानी कि आपका स्थान क्या है, छोटा शहर है, बड़ा शहर है, या आप फिर बात है कितने पैसे वाले के पास हैं आप, जी। है ना? और जी। उदाहरण के तौर पर रेणु जी, घर को सजाने वाले फर्नीचर जैसे क्षेत्र में इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करने पर होने वाली जो आय है, वो हुँ। किसी आर्किटेक्चर फर्म के लिए इंटीरियर डिजाइनिंग करने पर होने वाली आय में बहुत फर्क हो सकता है। जी। लेकिन आय का जो क्षेत्र है इसका विस्तार करके, कार्य का क्षेत्र का विस्तार करके अपनी जो आय है उसको बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये तो अनुभव पर निर्भर करता ही है, और आपके जो पहले जो प्रोजेक्ट आपने किए हैं, उनको देखकर भी आपकी क्षमताओं का जो है आकलन किया जाता है, और ज़ाहिर है कि जो आप जैसी आपकी क्षमता होती है, उसी हिसाब से आपकी आय भी हो जाती है। इसके लिए एक बात और भी ज़रूरी है चंचल, कि अनुभवी इंटीरियर डिज़ाइनर से उसके अनुभवों के बारे में जानें। तो उस अपने काम के साथ-साथ अपने क्लाइंट के बारे में भी वो बताएँगे, क्योंकि उनका काम लोगों के मन से और उनकी खुशी से जुड़ा होता है। हुँ। जैसे कुछ लोग किस प्रकार का डिज़ाइन चाहते हैं, वो साफ-साफ बता देते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, कि उन्हें लगता है कि इंटीरियर डिज़ाइनर अपना सारा काम उनके मन मुताबिक करे, और जब बात अपने घर की हो, तो लोग छोटी-छोटी बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें खुद अनुभव होता है, जैसे आप हुँ। क्लाइंट के पास जाते हैं, तो उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए। हाँ। कुछ लोग चाहते हैं बहुत सुंदर हो, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि क्या चाहिए। तो इसमें आपकी फिर यहाँ पर जो होती है क्षमता हो जाती है, यहाँ पर आपकी परीक्षा की घड़ी शुरू हो जाती है और कि इसीलिए आप मन क्या दें। मुताबिक थोड़ा बहुत हुँ, फेर-बदल लोग इस काम में करवा लेते हैं कि जी, सीढ़ियाँ यहाँ चाहिए, रसोई यहाँ चाहिए, बिल्कुल। अगर ऑफ़िस का डेकोरेशन हो रहा है तो उन्हें टेबल यहाँ चाहिए, कुर्सियाँ यहाँ चाहिए, एक सोफ़ा इस जगह होना चाहिए, यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें होनी हुँ, चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता, तो वो सारा काम इंटीरियर डिज़ाइनर के ऊपर छोड़ देते हैं, जी। और उन्हें लगता है कि ये हमारे मन मुताबिक काम करके दे देंगे। बिल्कुल, उसमें बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आपका मन जो है वो कैसे कोई और पढ़ सकता है। लेकिन बहुत हद तक डिज़ाइनर की यही ज़िम्मेदारी बन जाती है कि किस तरह से वो सामने वाले की चाहे तो उसके रहने, उड़ने, उठने, बैठने के हिसाब से भी समझ सकता है कि इसकी पसंद हाँ। क्या होगी, है ना? और इंटीरियर डिजाइनर को क्लाइंट की मनचाही डिजाइन के साथ-साथ उसके बजट और अपने काम की सुगढ़ता और क्वालिटी वर्क का भी ध्यान रखना पड़ता है। कहीं हुँ, ऐसा ना हो जाए कि जब पूरा काम हो तो क्लाइंट को ऐसा लगने लगे कि उसने इंटीरियर डिजाइनर को काम देकर बहुत ही बड़ा खर्चा अपने सर पे हाँ, मोल मतलब ले धोखा लिया हो है। गया ऐसा ना हाँ। लगे। सही बात तो है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके काम से जब आप काम पूरा करते हैं तो आपके क्लाइंट को किसी तरह का अफ़सोस नहीं होना चाहिए, जी, बल्कि वो बहुत खुश होना चाहिए, और ऐसा जब होता है तो लोग हमारे ही काम को प्रमोट करते हैं और बिल्कुल। 2 लोगों को बताते हैं, तो हमारी, जहाँ कहते हैं ना, आय बढ़ने की बात, जी, हमें किसी तरह के एडवर्टाइज़मेंट की, विज्ञापन की ज़रूरत नहीं जी। पड़ती। जिन लोगों को हम अच्छा काम करके देते हैं, वही हमारे काम को और आगे ले जाते हैं, जी हाँ। और इस तरह से हमारी आय भी बढ़ती जाती बिल्कुल, है। यानी कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो होती है वो इस तरह से होती है, जब आपका काम अच्छा होगा। वैसे भी कहते हैं काम बोलता है, तो अच्छा काम आप करेंगे तो ज़ाहिर है कि आपकी खुद प्रतिभा आगे आएगी। और इसके साथ-साथ किसी चीज़ के बारे में चाहे कितना कह लें, लेकिन दूसरे व्यक्ति को जो चीज़ तभी अच्छी तरह समझ में आती है, जब वो उसे खुद देखता है, उसकी जो भी प्रतिकृति देखकर। और इसके लिए ज़रूरी है कि खुद के द्वारा किए गए प्रोजेक्ट्स का
पोर्टफोलियो तो बड़ी आजकल कॉमन सी चीज़ हो गई है, तो पोर्टफोलियो तो आपको तैयार करना ही पड़ता है। उसके लिए आप एक एल्बम बना सकते हैं, जो भी आपने काम किया है पहले प्रोजेक्ट, उन सब का चित्र और सारी चीज़ें आप बनाकर एक तैयार कर सकते हैं, ताकि आगे किसी अपने ग्राहक को आप दिखा सकें। रेणु जी, लेकिन ये तभी संभव है जब पहले से कोई प्रोजेक्ट आपने कर लिया है, और अगर अभी अभी आपने कोर्स पूरा किया है और मार्केट में खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए, जमाने के लिए अगर आप उतरे हैं, तो शुरुआत में आप अपनी आय पर नहीं बल्कि अपने काम पर ध्यान लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शुरुआती प्रोजेक्ट में अपने क्लाइंट को अपनी सेवाओं के लिए कम भुगतान पर भी काम करना पड़ सकता है, क्योंकि ये अपनी खुद की ही मार्केटिंग का एक तरीका होता है। साथ ही आपका पोर्टफोलियो भी तैयार हो जाएगा इस तरह से, और आगे भविष्य में जो भी भावी क्लाइंट्स आपको मिलने वाले हैं उन पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा इसके पीछे एक तथ्य ये भी है कि महंगा प्रोजेक्ट करने से अच्छा है कि हम कम पैसे में दूसरों को अगर काम करके देंगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट पर हम काम कर सकते हैं, और एक बार अगर हमारा काम हमारे क्लाइंट्स को पसंद आने लगता है तो एक के बाद एक प्रोजेक्ट मिलने लगते हैं, और इस तरह से हमारी इनकम भी बढ़ने लगती है। इनकम तो बढ़ेगी, लेकिन भाई कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है तो हम गीत सुनना चाह रहे हैं चंचल। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना होगा तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है।
घर तो हसीन हो जाएगा, लेकिन जो हम डिज़ाइनर की बात कर रहे हैं उसको बहुत अच्छा और बेहतर बनने के लिए ये भी ज़रूरी है चंचल कि डिज़ाइन पब्लिकेशंस होते हैं, यानी कि बहुत सारी पत्रिकाएं इस संबंध में आती हैं, पत्रिकाएं उनको पढ़ें। और पुराने जो बहुत हमारे कहते हैं ना सीनियर डिज़ाइनर जो हो जाते हैं, अनुभवी, उनके संपर्क में बने रहें, उनसे बहुत सारे अनुभव जो होते हैं, क्योंकि ये जो कार्य है पढ़ाई से ज़्यादा अनुभव पर आधारित है, तो उनके संपर्क में रहें, वेबसाइट को ज़रूर देखते रहें। और इस तरह से आप ये जो प्रतिस्पर्धा की जो दौड़ है उसमें आप आगे रहेंगे और बराबर एक सफल आप बन सकते हैं डिज़ाइनर। और इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि क्लाइंट जो है, अक्सर क्या होता है, डिज़ाइनर जो होता है उसकी अपनी एक ख़ास पसंद होती है, अपनी एक शैली होती है। अगर हम तुमसे जैसे बात कर रहे हैं तो हम तुम्हें किसी न किसी तरह से ये मनवाने के लिए राज़ी हो जाएंगे कि ये बहुत अच्छा है ना, जो भी हमने बनाया है। तो अक्सर जो बनाता है, जिसकी कृति होती है, उसको बड़ा मोह होता है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, आप एक व्यावसायिक बने, प्रोफेशनल के तौर पर काम करें, न कि आप अपनी पसंद पर जाएं, यानी कि दिल से नहीं दिमाग से काम करें। क्लाइंट जो चाहता है वो दें, न कि आप उस पे जबरदस्ती अपनी पसंद थोपें, क्योंकि रहना उसको है वहां, बाद में फिर वो देख देख कर इरिटेट होगा, परेशान होगा, है ना। और क्लाइंट्स की जरूरत और इच्छा के अनुसार काम करने के लिए उनसे मीटिंग भी हमें करते रहनी चाहिए। ये भी इस क्षेत्र में सफलता जरूरी है, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। और उनकी मंजूरी के लिए हम नमूने भी तैयार कर सकते हैं, ताकि एक बार नमूना दिखा दें तो एक जो व्यक्ति जो काम करवाना चाहता है उसे इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि उसे क्या चीज आगे मिलने वाली है। फिर उसी हिसाब से वो आश्वस्त रहता है और उसका विश्वास धीरे धीरे बढ़ता रहता है, उसको पता चल जाता है कि क्या बनने वाला है। तो ये सारी चीजें तो हो गई कि अगर आप एक डिजाइनर बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा। अब बात आती है कि अगर आपका इसका कोर्स करना है, जैसे हमने कहा प्रशिक्षण लेने के बाद, तो इसके लिए कुछ योग्यताएं हैं। वो योग्यताएं हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग के विभिन्न कोर्सों में प्रवेश के लिए न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। विज्ञान समूह से 12वीं उत्तीर्ण छात्र इंटीरियर डिजाइनिंग के डिग्री कार्यक्रमों में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा किसी भी विषय में 12वीं करने वाले छात्र इंटीरियर डिजाइनिंग का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। जी, डिग्री और डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हैं। और एक सफल डिजाइनर बनने के लिए आपके अंदर उच्च स्तर की डिजाइनिंग स्किल तो होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ इसके आगे की भी पढ़ाई हो तो बेहतर है। एक प्रारंभिक चरण आप जब पार कर लेते हैं तो इसकी फाउंडेशन डिग्री तो आपको मिल जाती है, लेकिन उसके बाद संस्थानों से अगर आगे की लेंगी डिग्री तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न कोर्स हैं, जैसे कि फाइन आर्ट्स, 3D डिज़ाइन, स्पेशल डिज़ाइन, इंटीरियर आर्किटेक्चर वगैरह वगैरह। तो इसके लिए अलग अलग योग्यताओं की ज़रूरत होती है और उसमें आप संबंधित संस्थान या जो कॉलेज होते हैं उनसे आप पता कर सकते हैं। ये तो हुई पढ़ाई के लिए योग्यताओं की बात, लेकिन और भी कुछ तमाम बातें एक इंटीरियर डिजाइनर में होनी चाहिए। वो है क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता, और अपनी रचनात्मक सोच को हकीकत में बदलने की क्षमता यानी कि प्रैक्टिकल स्किल्स। बिल्कुल। और इसके उत्तम संगठनात्मक कौशल यानी एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। जी, यानी कि क्योंकि आपको सबके साथ काम करना है, उसके साथ साथ आप में एक अच्छा मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए, प्रबंधन की क्षमता होनी चाहिए, और चित्र बनाना है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन की जो हमने बात की, वो मॉडल बनाने की जानकारी होनी चाहिए। बिल्डिंगों की सुरक्षा और उनके मापदंडों की समझ होनी चाहिए। प्रोडक्ट और सामग्री और आर्किटेक्चर के इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐतिहासिक इमारत पे काम किया जा रहा है तो उसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा एक बात और है ना कि जो हम तारीखी की बात कर रहे हैं या ऐतिहासिक इमारतों की बात, सिर्फ इस वजह से नहीं जानकारी होनी चाहिए, बल्कि कुछ आधुनिक अगर आप उसमें बना रहे हैं तो कुछ उसका मिला जुला सम्मिश्रण आप तैयार करते हैं तो कुछ नयापन भी आ सकता है। जब आप पढ़े होंगे तब आपको उसका क्या कह सकते हैं, सही इस्तेमाल कर सकते हैं। और खूबसूरती से उसका नए जगह उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर जहां से आपको सामान लेना होता है, जो भी आपूर्ति करता है, सप्लायर्स हैं, ठेकेदार हैं, उनके संपर्क में रहना जरूरी है, उनको समझना जरूरी है। क्लाइंट के साथ समुचित कम्युनिकेशन होना जरूरी है। यदि काम में बीच में कोई परेशानी आए तो उसे हल करने की कला भी आनी चाहिए, यानी कि धैर्य होना चाहिए उनके पास, है ना। और पूर्व निर्धारित लागत या बजट जो आपने अपने क्लाइंट को दिया है उसी में काम करना आना चाहिए। बाद में ये ना हो कि आपने अभी जो बजट दिया वो आगे जाके बढ़ जाए। यानी कि जो आपने वादा किया वो पूरा करेंगे, तभी आपकी साख बनी रहेगी। और अगर खुद ही इंटीरियर डिजाइनिंग का आपका व्यवसाय है तो व्यावसायिक कौशल भी आप में होना चाहिए। बिल्कुल। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं ये सारी चीजें तो है ही, ये हमने कहा कि ये एक व्यक्तित्व की जो बात है वो आप में गुण होने चाहिए। उसके साथ साथ डिजाइनिंग में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ये डिजाइनिंग वर्ड
से संबंधित हो तो प्राथमिकता मिलती है और इस क्षेत्र में बहुत एसोसिएट, मास्टर और डॉक्टरेट की भी डिग्रियां मिलती हैं। बहुत सारे लोग इंटीरियर डिज़ाइनर के रूप में काम करते हैं और जैसे कि कुछ लाइसेंस धारक होते हैं, कुछ बिना लाइसेंस के ही अपना कार्य करते हैं। लेकिन इनमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है और वो ये कि केवल लाइसेंस प्राप्त प्रोफेशनल व्यक्ति ही इंटीरियर डिज़ाइनर का जो टाइटल होता हाँ है जी, जी। उसका इस्तेमाल कर सकता है। यानी जब हम अपना कई बार हम विजिटिंग कार्ड बनवाते हैं जी। तो वहाँ वो टाइटल आप तभी यूज़ कर सकते हैं, तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपने प्रशिक्षण कोर्स किया। लिया हुआ है। बिल्कुल। और ये लाइसेंस प्राप्त करने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है जिसका नाम होता है नेशनल काउंसिल फॉर डिजाइनिंग क्वालिफिकेशन एग्जाम। इसे अगर हम शॉर्ट में जाने तो NCIDQ इसका नाम होता है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थी के पास शिक्षा और अनुभव का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है और बैचलर की डिग्री और 2 साल की जॉब ट्रेनिंग का अनुभव भी उसे होना चाहिए। बिल्कुल। इंटीरियर डिज़ाइनर को अपना काम शुरू करने में भाई ज़ाहिर है कोई भी काम हो तो परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए अपने काम की शुरुआत में छोटे प्रोजेक्ट लें और थोड़े-थोड़े लाभ कमाते हुए शुरू करें, बचत करें और अपनी सेवाएं अपने परिवार, दोस्तों के बीच दें, लेकिन व्यावसायिक रहें यानी प्रोफेशनल तरीके से काम करें। छोटे व्यापारिक संस्थान जो प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर को नियुक्त नहीं कर सकते, उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान करते रहें और एक तरह से अपना प्रदर्शन करते रहें और इस प्रकार के प्रोजेक्ट करने से नए इंटीरियर डिज़ाइनर को काम मिलता ही है और इन्हें अनुभव भी मिलता है। एक बात और है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके संग ठीक है आपको एक आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन प्रोजेक्ट कुछ अच्छे होते हैं तो ये आप थोड़ा सा अपनी दूरदृष्टि का इस्तेमाल करें और देखें कि अगर क्लाइंट अच्छा है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें ज़रूर काम करें, उस समय पैसा ना देखें अगर आप शुरुआत कर रहे हैं इस काम की तो। वहाँ आप संतुष्टि देख सकते हैं, जी। क्लाइंट की संतुष्टि और उसके बाद आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो रहा है ना? और कुछ जो इंटीरियर डिजाइनर होते हैं वो एक विशिष्ट क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, जैसे आप बेडरूम बनाने के हैं या ड्राइंग रूम के हैं, किचन के कुछ मास्टर्स होते हैं, किचन बहुत अच्छा वो डिजाइन करते हैं, तो इस तरह का भी आप कर सकते हैं काम। और इसमें दीवार, फर्श, छत की पसंद, सजावट, फर्नीचर, अन्य अंदरूनी सामान, विंडो ट्रीटमेंट, लाइटिंग, विजुअल, साउंड इफेक्ट, इन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो कुल मिलाकर एक बहुत अच्छी सूक्ष्म दृष्टि आपकी होनी चाहिए, टीम में काम करने की क्षमता होनी चाहिए, अच्छा समन्वय का ज्ञान होना चाहिए, उत्कृष्ट डिजाइनिंग का आपको जानकारी होनी चाहिए, एक समझ होनी चाहिए, आपकी दृष्टि बहुत अच्छी होनी चाहिए यानी कि गहन रूप से आप देख सकें किसी चीज़ को। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके साथ साथ किसी भी काम के लिए जो ज़रूरी है वो धैर्य, वो इसमें भी ज़रूरी है आपको, और बुनियादी ज्ञान के साथ साथ निर्देशों की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और अगर आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो स्थापित इंटीरियर डिजाइनर संस्थान, आर्किटेक्ट फर्म, कंसल्टेंसी फर्म, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, इनके साथ भी काम करके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर इसके अलावा होटल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, डिजाइन स्टूडियोज, फर्नीचर स्टोर्स, डिजाइन कंसल्टेंट के रूप में भी काम किया जा सकता है। बिल्कुल। इंटीरियर डिजाइनर थिएटर में सेट डिजाइनर का दायित्व भी निभा सकते हैं। ड्रामा प्रोडक्शन और म्यूजिकल शो में भी सेट बनवाए जाते हैं। आप तो देखते हैं बहुत बड़े बड़े सेट लगते हैं, इसमें भी काम किया जा सकता है। नई संरचनाओं के अलावा इंटीरियर डिजाइनर मौजूदा संरचनाओं के नवीनीकरण, विस्तार या पुनरुद्धार का भी कार्य कर सकते हैं। तो असीम संभावनाएं हैं, बस आप तैयार हो जाइए। और हम तैयार हो जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल।
हमराही, हमराज, हमदर्द इनके जो गीत होते हैं वो अपने आप में बहुत ही खुशनुमा होते हैं। और लेकिन दिल को छू जाते हैं। तो बात जब छुअन की करें तो कुछ कहते हैं ना कि टच गुड होते हैं, कुछ बैड होते हैं। क्या बात है, बिल्कुल ये बात तो सही है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये बैड टच और गुड टच क्या है। जी। उन्हें तो लगता है कि सब उन्हें प्यार कर रहे हैं, और कुछ उन्हें पता भी रहता है लेकिन कभी-कभी घबराते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये हाँ। क्या है, ये गुड टच है या बैड टच है। उन्हें ज़रूर महसूस हो रहा है खराब, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आता है, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं तो उनका ध्यान रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सेहत के अलावा हमारा एक और भी बहुत ज़रूरी है कि उनकी सुरक्षा हम देखें कि किस तरह से उनकी सुरक्षा है कि नहीं है, या परेशान तो नहीं हो रहे हैं बच्चे किसी के भी व्यवहार से। तो जिस तरह हम अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, ब्रश कराते हैं, मतलब रोज़मर्रा की जो चीज़ें करते हैं उसका ख्याल रखते हैं, उसके बारे में बताते हैं। बच्चे यूं ही तो सब चीज़ें नहीं सीखते हैं, तो फिर इसी तरह से ये टच जो है उसे भी बताना बहुत ज़रूरी है ना? रेणु जी, छोटी सी जब उम्र होती है उनकी, तभी उनके साथ विश्वास का रिश्ता कायम करना बेहद ज़रूरी होता है। उनमें ये विश्वास पैदा करना होता है, ख़ासतौर पे माता-पिता की ये ज़िम्मेदारी है कि वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। वो बच्चा जो है वो बेझिझक उनसे हर बात कह सकता है। तभी बच्चे को ये विश्वास होगा कि अगर वो अपनी कोई बात बता रहा है तो जिसे भी बता रहा है, वो भाई-बहन है, माता-पिता है या कोई भी अन्य उनके निकट संबंधी है, वो उस बात को अपने तक रखेगा और तब वो बच्चा अपनी बात को आपसे साझा करने में हिचकिचाएगा भी नहीं। जी, एक तो ये बात है कि अपनी बात जो हमने बता दी अपने परिवार के सदस्य को, वो कहीं और नहीं बताएँगे। और दूसरी बात ये, उससे पहले तो चंचल ये भी आ जाता है कि बच्चे इसलिए भी झिझकते हैं कि कभी-कभी उनकी सही बात के लिए भी जो भी उनके परिवार के सदस्य हैं, माता-पिता ही हम सबसे पहले बात करते हैं, वो डाँटने लगते हैं। तो आप सबसे पहले वो माहौल पहले ठीक करिए कि उन्हें ये डर न रहे कि हमें इस बात पे डाँट पड़ेगी, कि मार तो नहीं पड़ जाएगी कहीं, या बहुत ऐसा तो नहीं होगा कि ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। हाँ, तो वो डर से बच्चा बताएगा ही नहीं बात। और दूसरा ये कि ये शर्म वाली बात है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार के और सदस्यों को बताकर इसका मजाक बनाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए बच्चों को आप ऐसा संभालें, इस तरह से उनकी परवरिश करें कि ये डर उनके मन में न रहे। और जो अभी हम जो टच की बात कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि उनके पूरी शारीरिक संरचना के बारे में उन्हें पूरी जानकारी दी जाए। उनके निजी अंग कौन से हैं, कौन संवेदनशील अंग हैं, और इन जगह पर उन्हें कोई और नहीं छू सकता, उन्हें नहीं छूना चाहिए, इस बात की उन्हें जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई पड़ोसी, रिश्तेदार या किसी भी तरीके से वो बच्चा असहज महसूस करता है उनके छुअन से, तो उन्हें ऐसा ना करने दें। और जब बच्चों को उनकी शारीरिक संरचना के बारे में हम बताएंगे और उचित शब्दों का प्रयोग करके हम बताएंगे, तो इस बारे में कुछ भी गंदा या खराब हमें नहीं लगेगा। और स्त्री और पुरुष के शारीरिक संरचना में क्या फ़र्क होता है, बहुत शालीनता से इस चीज़ को हम एक बच्चे को समझा सकते हैं। बिल्कुल, और समझाना बहुत ज़रूरी है। भले ही कभी-कभी चंचल ऐसा भी हो सकता है कि हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे बताएं। हाँ। लेकिन जैसे कि ये बच्चे को बताना है कि ये जो शरीर के तुम्हारे अंग हैं, खास तौर से जो छुपे हुए हैं या संवेदनशील हैं, गुप्त अंग हैं जिनको कहते हैं, इनको किसी को भी छूने मत दो। यहाँ तक कि अगर हमारे घर के तुम्हारे अगर पिताजी छू रहे हैं या भाई भी छू रहा है, तो तुम्हें अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो मना कर दो। ये चीज़ें उनको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये बात कैसे कहें, तो इसके लिए आप कुछ लेख पढ़ लें, कुछ और भी साहित्य पढ़ लें इसके लिए। तो बेहतर है कि इन सब की जानकारी अच्छी तरह से लें। और ये जैसे कहा कि छूने से, आलिंगन से, या जैसे गले लगाते हैं अक्सर, सर पर हाथ रखते हैं, पीठ सहलाते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि पीठ कहेंगे कि ऐसा तो कोई अंग ये नहीं है कि इसको नहीं छुआ जा सकता। लेकिन एक छूने की जो भावना होती है वो एहसास दिला जाती है कि ये ठीक है या नहीं ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल बच्चों को एहसास कराएं। और अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों के गाल हम सब ज़रूर नोचते हैं, या यूँ कह दें कि खींचते हैं या सहलाते हैं। बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो चिढ़ जाते हैं। हाँ, और गुड टच, बैड टच की हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक होता है सेफ टच। इसके बारे में भी बच्चों को बताना ज़रूरी होता है। जिस तरह से माता-पिता या डॉक्टर उनके शरीर के हिस्सों को छूते हैं, जांच करते हैं, या कोई भी बच्चे की जब मेडिकल समस्या है, तो ये होता है एक सेफ टच। इसके बारे में भी हमें बच्चों को बताना है। इस तरह से माता-पिता या डॉक्टर के अलावा कोई उन्हें नहीं छू सकता है, ये हम बच्चे को बता सकते हैं। तो ये बातें बहुत संवेदनशील होती हैं। बच्चे को इन्हें समझाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर बच्चे नहीं समझ पाएंगे तो वो किसी बात से डर भी सकते हैं। इसीलिए सबसे
ज़रूरी होता है कि पहले उनके हम दोस्त बन जाएँ। जी हाँ। और जैसे कि क्योंकि ये जो समझाना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यौन शोषण बहुत आम बात हो गई है और बच्चे अक्सर उसका शिकार हो जाते हैं और इस डर से समाज की एक तो मतलब कह सकते हैं ना कि बड़ा शर्म आती है, शर्म से, झिझक से कहीं डाँट ना पड़ जाए या घर वाले ना डाँटे कि तुम्हारी गलती थी, तुम क्यों गए थे अकेले, क्यों गई थी वहाँ अकेले। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को डरा देती हैं, बताते नहीं हैं। अक्सर जो लोग करते हैं ये गलत काम उन्हें इस तरह से धमका देते हैं, इस डर से भी बच्चे नहीं बताते हैं। कुछ न कुछ ऐसा उनको मतलब धमकी वाली चीज़ बता देते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हारी बहन को हम मारेंगे या उठा लेंगे, कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें घर में इस तरीके का वातावरण होना चाहिए कि बच्चों के संग जब भी कुछ इस तरीके की बात हो तो वो तुरंत बताएं घर में आकर। वो बच्चा खुद एक अपराध बोध में आ जाता है, जी। उसे लगता है कि उससे कुछ गलती हुई है, जबकि बिल्कुल। गलती सामने वाले ने की होती है। तो बच्चे के मन से डर को दूर करने के लिए सबसे पहले ये चीज़ हमें करनी है कि उसे ना कहना सिखाना है। जी। अगर कोई भी चीज़ उसे अच्छी नहीं लग रही है, तो वो बड़ी हिम्मत से और एकदम निडर होके उस चीज़ के लिए ना कह सके। जी। और अगर कोई उसे प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है, तो डरने की बजाय वो उसे ना कहे और ज़ोर से चीख-चिल्लाकर, हल्ला मचाकर भी वो वहाँ से भाग सकता है, किसी की मदद ले सकता है। जी। अगर बच्चे अकेले हैं, तो उन्हें घर का फ़ोन नंबर, घर का पता ये याद होना चाहिए। ये चीज़ें हम बहुत छोटेपन से बच्चों को सिखा सकते हैं। बिल्कुल। अगर बच्चे स्कूल में हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें टीचर के पास जाना चाहिए या फिर कोई जो भी बड़े व्यक्ति हैं, परिवार के विश्वसनीय व्यक्ति हैं, उनकी सहायता लेकर बच्चे खुद की मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें जैसे कहा तुमने चंचल कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि बच्चों से कह दें चीखो चिल्लाओ, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये नहीं कर पाते। हाँ। तब क्या करें? तो ऐसे में बिल्कुल आप ऐसा घर का माहौल जो हमारी ज़िम्मेदारी है वो ये है कि हम जो घर का माहौल है उसमें ऐसा माहौल रखें कि ठीक है बच्चा वहाँ नहीं बोल पाया तो इसका मतलब नहीं कि उसकी गलती है। आप जब भी वो बता रहा है उसको वैसे ही उसका स्वागत करें, उसे आश्वस्त करें कि तुमसे कुछ भी गलत नहीं हुआ है और अगर हो भी गया है, तुम्हारी गलती थी भी तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। तो इसलिए कभी भी ऐसा माहौल ना रखें कि कभी भी उसके लिए ये रास्ता बंद हो जाए कि वो ना बता सके। उससे गलती भी हुई है तो भी आप ऐसा माहौल रखें कि वो घर में बता सकता है, घर उसका घर है, सुरक्षित है, महफूज है, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। रेणु जी, बच्चे इतने प्यारे होते हैं, मासूम होते हैं, तो गोद में लेने का, उन्हें चूमना, आलिंगन करना ये बहुत आम सी बात होती है। लेकिन कुछ जो विकृत मानसिकता वाले लोग होते हैं, वो बच्चों के साथ इस तरह की जो हम कहते हैं कि वो बैड टच का बिल्कुल व्यवहार करते बैड हैं। टच ही करते हैं और इस बात का एहसास बहुत सारे लोगों को होता है, यहाँ तक कि बहुत सारे बड़े लोगों को भी होता है। लेकिन अक्सर फिर वही बात आती है कि समाज का एक भय, एक सब चीज़ें बनी हुई हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है कि इसके लिए मुखर होना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा और बच्चों को ये शुरू से बताना पड़ेगा कि ये गलत है मतलब गलत है, ना मतलब ना। तो अगर आपको ज़रा भी बुरा लग रहा है तो आप तुरंत मना करें। जैसे हमने कहा कि गाल खींचने की बात है, कहेंगे अरे बच्चा है, बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन आप बच्चे में भी किस तरह से आप विकृत मानसिकता की तरह से उसको आप देख रहे हैं, किस तरह से भोग की वस्तु उसको समझ रहे हैं, ये पता चल जाता है कहीं ना कहीं से। और अगर हम तो कहते हैं चलिए बाकी कोई बात नहीं है, बच्चे को नहीं पसंद है तो मत करिए ना। क्यों हम जबरदस्ती करें बच्चों से? उनसे बचपन उनका हमें नहीं छीनना। जी, यानी कि जो उसकी रुचि है वो उसे करने दें। ये सब तो है ही बात। अभी हमारे एक साथी ने साझा भी किया है कि खास तौर से जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो जो रिक्शे वाला है या जो भी चालक होता है, वाहन चालक, उससे संभल के बच्चों को रखें। बीच बीच में बच्चों से बच्चे नहीं बता पा रहे हैं तो भी खुद पूछें कि तुम्हारे संग कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है, या उसके हाव भाव से कभी समझें कि कुछ घबरा तो नहीं रहा है। जब उसके व्यवहार में हम थोड़ा भी बदलाव देखें तो उनसे बड़े प्यार से और संवेदनशीलता से इन बातों को पूछना होगा। और जब हम बच्चे को विश्वास में लेंगे तभी वो अपनी बात साझा करेगा, नहीं तो डर के मारे वो बताएगा भी नहीं। या हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर वो नहीं बता पा रहा है फिर भी आपको कहीं ना कहीं शंका है कि कुछ तो चल रहा है, तो कुछ आप अपनी जासूसी करें या मतलब किसी भी तरह से करें और किसी भी तरह से मतलब ये इनके इन प्रकारेण, चाहे जिसी से उसके दोस्त के माध्यम से, सहेलियों के माध्यम से, कहीं ना कहीं इस तरह से बच्चों का जो बचपन है वो सुरक्षित रखें, महफूज रखें और खुश रखें।
मर्हबा कर दे जिगर ने मेरा हाल वो किया, कर दे जिगर ने मेरा हाल वो किया। जान छुड़ा ली मैंने दिल दे दिया, बाली उम्र ने मेरा घूंघट बनाए कितने धानी चुनर से, कितना छुपी मैं तेरी पहली नजर से। घूंघट बनाए कितने धानी चुनर से, कितना छुपी मैं तेरी पहली नजर से। पहली नजर ने मेरा हो रब्बा, पहली नजर ने मेरा हाल वो किया। जान छुड़ा दी मैंने दिल दे दिया, दर्द जिगर ने मेरा हाल वो किया। जान छुड़ा ली मैंने दिल दे दिया, बाली उम्र ने मेरा तो भाई बारिश तो आने वाली है, उम्र ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन मौसम बदलता रहता है। और अब बारिश का जब मौसम है तो कुछ चीज़ें हमें पहले से अगर हम ध्यान रखेंगे तो वैसे तो बरसात में मज़ा आता है कि हम पकौड़ियाँ खा रहे हों, चाय पी रहे हों, लेकिन उसके साथ साथ छत पर अगर कहीं पानी जमा हो गया और कहीं इधर उधर से बहाव आने लगा तब दिक्कत हो जाती है। तो बेहतर है कि बारिश के पहले छत में जो नाली आदि है उसमें कहीं पत्ते वत्ते सूखे न लग गए हों, उनकी साफ सफाई ज़रूर कर बिल्कुल, लें। बारिश हमारे लिए आनंद देने वाली चीज हो सकती है, लेकिन जो हमारी इमारत है वो हाँ, उसको बिगाड़ सकती है, तो उसका बिल्कुल। ध्यान हमें रखना है। तो कहीं भी कोई टूट फूट है तो पहले ही से उसकी मरम्मत करानी जी। जरूरी है। जो भी प्लग पॉइंट्स हैं हमारे, जो भी बिजली जैसे आती है, वहां अगर कुछ तार वार कहीं नंगे हैं बिल्कुल। जो करंट दे सकते हैं तो उनको रिपेयर करवाना बहुत जी, जरूरी बहुत है। ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो आपको हल्के फुल्के लग रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि पानी जो है बहुत तेजी से हाँ। बिजली को इधर उधर कर देता है, तो दुर्घटना का शिकार हम हो सकते हैं। इसके साथ साथ खाने पीने की जो चीज़ें हैं बहुत सारी ऐसी हैं जिनमें नमी जल्दी आ जाती है, तो उनको हवाबंद डिब्बों में रख लें पहले से। कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनका ख्याल करना है, उनका भी देख लें कि भाई ठीक ठाक रखा तो है कि नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो बाद में बुकड़ी आदि लग जाए या कुछ उसमें नमी आ जाए। हाँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इन सब का ख्याल रखना होगा। क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है तो हम बार बार घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं जी। सामान लेने के लिए, तो जब इकट्ठा सामान लाके रखना है घर में तो उसको सावधानी से वो खराब ना हो, इसकी एहतियात बरतना भी जरूरी हाँ, है। और इसके साथ साथ कुछ चीजें इस समय कीड़े भी जल्दी पड़ते हैं, जैसे मैदा है, सूजी है, इन सारी चीजों को बहुत ख्याल रखना चाहिए। सूजी जैसे भुन के रख लें आप अगर भुनी हुई है तो नहीं लगेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, इनका ख्याल रखें। आंगन में है अगर आपका तो आंगन की भी नाली को साफ करते रहें, वैसे तो करती ही होंगी आप, लेकिन बगीचे आदि हैं या पेड़ अगर आपके घर के आंगन में या कहीं है बड़ा है तो उसकी ठीक से छटाई उटाई कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि वो गिर जाए बारिश में और कहीं और नुकसान हो जाए। तो सारी चीजें जो आसपास हैं जिनको कि हम टाल रहे थे अभी तक, उन्हें टालें ना, बारिश आने वाली है, तैयारी कर लें। और एक बहुत बड़ी चीज कहते हैं कि यही जो बारिश का पानी होता है, 3 या 4 महीने की बारिश है, ये आगे के जो 8 महीने होते हैं इसी पानी का संचय करके हमें जो पानी की समस्या है उससे बचना होता है। बिल्कुल। तो रेन हार्वेस्टिंग प्लांट आप लगा सकते हैं, यानी कि पानी का संचय करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन जो अनावश्यक पानी जमा होता है, जो मच्छर या अन्य कीड़े मकोड़े पैदा करता है, वो जल जमाव ना हो, उससे भी बचना है। जल जमाव से केवल कीड़े मकोड़े नहीं होते, वो तो होते ही हैं चंचल, लेकिन उसके साथ साथ जहां पर जमाव होता है वहां की जमीन को बहुत कमजोर कर देता है, तो उसको आप बचाएं। और इस तरह से कोई भी स्थान ऐसा ना छोड़े जहां बारिश का पानी रुके, यानी कि जैसे कि कुछ टीन आदि होती है, छप्पर होता है, उसमें कुछ ऐसे हम डाल देते हैं टायर ट्यूब जिसमें पानी बचता है, तो उस सब से बचें। लेकिन समय भाग रहा है, हम समझ रहे हैं तुम्हारा इशारा। तो आज ईमेल का क्या होगा?
ईमेल की सावधानी जो है वो हम अगले कार्यक्रम में आपको ज़रूर बताएंगे, और बाकी आप जानते ही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम बाद में बताएंगे क्योंकि समय इशारा कर रहा है कि अब हम ज़्यादा बातें ना करें। और जो छूट गया है, सखियां तैयार रहें कि आने वाले समय में उन विषय को हम ले लेंगे, उनकी जानकारी सखियों को मिलेगी। तो अभी सखियों से लेते हैं विदा। तो इस कार्यक्रम को समाप्त, आज का सखी सहेली कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए रेणु चतुर्वेदी और चंचल वर्मा का नमस्कार।